इंट्रोडक्शन देती हूँ कि प्रेजेंटली सर प्रोफेसर और एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ तहफ़्फ़ुज़ समाजी के PSC मुकामी में तिबियान, और ये हमारी खुशनसीबी है कि ये बॉम्बे में मौजूद है। हम इनसे आधी रात को अपने काम निकलवा सकते हैं। सर ZBM से पास आउट हैं और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर चुके हैं, प्लस एज ए स्पीकर इनवाइटेड रह चुके हैं। यूनानी की फंडामेंटल से बहुत मजबूत ग्रिप है। इलाज में तकदीर सर का स्पेशल एरिया है, जो ये बिल्कुल शुरुआत से साइंटिफिक लेवल तक बहुत अच्छे से सर का ग्रिप है। और हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपसे कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं एक शेर आपकी नज़र करती हूँ सर, जो आप होशगवार करें कि मंजिलों की जुस्तजू में रास्ते खो जाएंगे, मंजिलों की जुस्तजू में रास्ते खो जाएंगे, वक्त मेरे नक्शपा को ढूंढता रह जाएगा। तो इससे पहले कि वक्त आपके नक्शपा को ढूंढता रहे, हमने आपको पकड़ लिया है एंड ये अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपको आवाज़ देती हूँ कि कुछ हमारी गैदरिंग से आप दो अल्फाज Really, madam, overwhelmed by such of your gesture, your warm welcome, and the way you present me before this audience. I am nobody, and indeed, madam has presented me like a very giant personality. I am nothing but I am one of you all, and it is my pleasure to be with you all today. So, first of all, I render my gratitude, my thanks that Madam has invited me. You all have invited me as a chief guest. Whether I deserve or not, that is a part. But it is your love, it is your joy, it is your expression, it is your gesture, to which I must extend my heartfelt gratitude and thanks to you all. Particularly Nirmala Madam, generally you all, and personally Dr. Nekat Madam. तो शुरू कहाँ से करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, मैं ये काम लेकर वाकई अब तक मेरे भी दिमाग में था CCR में करती क्या है मुंबई में। इसलिए हमने रिवील रखा ब्रेक। तो आप बिलीव भी करेंगे, सबसे पहले तो अपने लिए ताली बजाओ, सबसे पहले देखने के बाद मैं आपको चाहूँगा कि यू डिज़र्व अ लॉट। मैं बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, साइंटिफिक आदमी हूँ, पढ़ने पढ़ाने वाला, बच्चों को जाकर लेक्चर लेना और अपने काम से काम रखना। बट एनीवे, आज आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, एक बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छी शुरुआत है। थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है, ये पहले ISM का था, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। समवेयर 2003-04 के बाद जैसे जैसे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर जो है वो छोटा डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट के एक एडवाइज़र थे, डिपार्टमेंट ऑफ ISM कहा जाता था। ग्रेजुअली रिफॉर्म हुआ, आयुष कहलाने लगा, AYUSH। तो 5 पैथी डिपार्टमेंट ऑफ आयुष बना। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष बनने के बाद समवेयर इन 2014 मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इनकॉर्पोरेट हुई, और वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बाद जो है इसका स्पेक्ट्रम और वाइड हुआ। और अब तो जो पहले की जो काउंसिल थी, सेंट्रल काउंसिल, वो काउंसिल कमीशन में कन्वर्ट हुई। काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, और कमीशन जो है वो बाकायदा असाइंड बॉडी होती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कमीशन का स्पेक्ट्रम, उनके ज्यूरिसडिक्शन, उनका वर्क ऑफ एरिया काफ़ी वाइड है। तो NCISM चूँकि वो एजुकेशनल बोर्ड है, और आपका जो CCR है वो रिसर्च बोर्ड है, ठीक है। तो ये भी इसी के अंदर में काम कर रहा है। CCR का इंसेप्शन आई थिंक समवेयर इन 1979, तो 1979 में हुआ। अब्दुल रज़ाक साहब इसके फाउंडर डायरेक्टर थे। उसके बाद खालिद सिद्दीकी साहब इसके जो है वो डायरेक्टर बने। खालिद सिद्दीकी साहब के बाद शाकिर जमील साहब के बाद रेशम अहमद खान साहब, और उसके बाद अभी हमारे मौजूदा आसिम अली खान, ठीक है। और ये इसकी डायरेक्टरशिप चली आ रही थी। बीच में इंटरिम कुछ लोगों को भी चार्जेस रहते थे। कहने का मकसद ये है कि ये हमारा सिस्टम है जो काम कर रहा है। यूनानी मेडिसिन के बहुत सारे एस्पेक्ट पर मैडम से डिस्कशन हुआ कि हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। काम हर आदमी कर रहा है,
बस फ़र्क वही है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन के एमलगमेशन नहीं, और बीचेस और खंदकें इतनी हैं इन बीच में कि हमारे पास एक एरिया तो है ट्रांसलेशन का, क्योंकि हमको आज जो ग्लोबल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, और अगर उस लैंग्वेज में हम अपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करवा पाते हैं सामने वाले को, तो वो समझ पाता है। और हमारा जो भी ट्रेजरी है वो डेफिनेटली पारसी, पर्शियन और अरबिक में है, उर्दू में है। तो कहीं ना कहीं एक जनरेशन से जो थोड़ी गफलत हुई, या कहने का मतलब है वो कोप अप नहीं कर सके ज़माने की स्पीड के साथ। ज़माने ने जिस एतबार से पिछले 3-4 दहाइयों में तरक्की की है और इंटरनेट जिस तरीके से परवान चढ़ा है, तो उस कंसेप्ट में देखें तो हम अपने आप को टाइम के साथ मैच नहीं करते। अच्छा, उसमें कहीं ना कहीं ये स्टाफ का शॉर्टेज नहीं है दोस्तों, ये हमारे साथ हमेशा का प्रॉब्लम है। ये ऑब्वियसली हमारे पास 50 कॉलेज है, अगर हर कॉलेज की स्ट्रेंथ 60 बच्चों की है या 80 बच्चों की, तो 50 कॉलेज में 3000 डॉक्टर हम पूरे इंडिया में पैदा करते हैं। तो 3000 मेडिकल ऑफिसर्स कहाँ खपेंगे, उसमें से बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, कुछ करते हैं तो वो अलग अलग कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, तो CCRU में कितने आएंगे। तो कहने का मतलब कई एक उसके एस्पेक्ट है, कई एक जाविये हैं। हुकूमती सतह पर, स्टेट गवर्नमेंट सतह पर, सेंट्रल गवर्नमेंट सतह पर इसके काम चल रहे हैं और चलते रहेंगे, और सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसी जैसी नीड होगी ज़माने की, वैसे अल्लाह ताला लोग मुतय्यन करेंगे और काम होता रहेगा। इसमें हमको देखना ये है कि मैं अपने एक्सिस पर क्या कर रहा हूँ। अगर मैं सेटिस्फाई हूँ और अपना 100% अपने जॉब प्रोफाइल के हिसाब से अपने सिस्टम को दे रहा हूँ, तो आई शुड बी सेटिस्फाई इनफ कि भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ और हमको अपना ही काम करना है। तो इस एक्सिस को, इस उसूल को जो है अपना महवर बनाएं और हम काम करते हैं। दूसरी बात, आप लोगों का जो ये मैंने परफॉर्मेंस देखा डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त है, और अगर ये जाविये कहीं ना कहीं इसमें जैसे एक तो होता है जर्नल, और मैं रिकमेंड भी करूँगा इसमें, और अगर मैं लिख सकता हूँ तो मैं लिखूँगा भी कि अगर न्यूज़ लेटर टाइप की कोई एक चीज़ हो, और अगर आज तो सॉफ्ट कॉपी भी हो या ऐप डेवलप कर सकें हम इसका, कि भाई CCRUM अपना एक ऐप डेवलप कर ले और उसमें इस किस्म की सारी चीज़ें जो है, और वो कस्टमाइज हो के हर इंचार्ज के पास उसका मतलब वो अपलोड कर सके उस चीज़ को उसमें, कि भाई ये आज की मेरी एक्टिविटी, वेबसाइट हो, लाइकवाइज ऐसा कुछ हो, और कस्टमाइज उसको ऐसा फॉर्मेट हो कि भाई हर आदमी उसको अपडेट कर ले। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि CCRUM की क्या एक्टिविटी है, तो मैं उससे अवेयर रखूँ। सो ये एक सजेशन है, मैं अपने तौर पर इसको इंशाल्लाह लिखूँगा भी, और कि भाई इसको अगर इस तरीके से किया जाए तो अवेयरनेस डेवलप होगा, और एक जो कम्युनिकेशन गैप है, वो कम्युनिकेशन गैप की दूरी जो है कुछ हद तक कम होगा। तीसरी इम्पोर्टेंट सबसे बात, कि ये जो डेज़ है, हकीम अजमल खान का डे मनाना, सेलिब्रेट करना, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, तो जब अगला साल आया 1948 का, तो आज हम आज़ाद हुए, तो आज हम क्या करें, 15 अगस्त के दिन क्या करें, रिपब्लिक डे के दिन क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन क्या करें। तो हम कम से कम अपना एक साल हमारा गुजरा, तो हम इस एक साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, वही राज अच्छा था या ये राज अच्छा है। तो ये एनालिसिस जब शुरू हुआ, तो इसमें डेज का इम्पोर्टेंट, मैं हिंदुस्तान के पस मंजर में बतला रहा हूँ, इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ डे, फला ब्लाइंड डे और आयोडीन डे और फला डे, इस डेज का अगर देखेंगे तो साल के 365 दिन जो है वो कोई ना कोई डे मुतय्यन है। ठीक है, तो यूनानी डे जब मिनिस्ट्री बनी और पिछले 3-4 सालों में जब इसका तायुन किया जाने लगा, तो वाकई जानो आप हकीम अजमल खान की जब बायोग्राफी पढ़ोगे, तो कोई नेक्स्ट टू मतलब बाजू में बैठने लायक छोड़ो, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इस बीच में कि भाई वो कहीं हाईजैक हुआ था यूनानी डे, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके इसको जो है, हकीम अजमल खान साहब की पर्सनालिटी ऐसी थी कि उसके ऊपर किसी को सवाल ही नहीं था कि भाई ये डे इनके यौम पैदाइश पर या उनके बर्थडे पर जो है उसको सेलिब्रेट किया जाए। ठीक है, अब वो क्या पर्सनालिटी थी, वो क्या ऐसा काम कर गए। अगर आप इस जाविये से हिस्टोरिकल तारीख़ की जो किताबें आप देखेंगे, कई एक पब्लिकेशन वर्सेटाइल जीनियस और फला के नाम से, पर जो सबसे आइकॉनिक उनका जो पार्ट है उनकी लाइफ का, स्पैन ऑफ 59 to 63 ईयर्स,
क्या कोई आदमी इतने सारे काम कर सकता है? दैट टू इन अ एरा ऑफ वेयर देयर वेर नो ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी, वेयर देयर वेर नो कम्युनिकेशन फैसिलिटी, वेयर देयर वेर नो इंटरनेट, मोबाइल एंड सच ऑल थिंग विच वी आर यूजिंग टुडे। आज हमारे लिए बहुत आसान है कि कोई एक पेपर रिसर्च लिखने के लिए बैठो, अगर सुबह बैठो तो शाम तक जो है मैं कम से कम एटलीस्ट उसका लिटरेचर रिव्यू कर लूँगा। ये इतना आसान है आज हमारे लिए। लेकिन आज उस जमाने में किसी चीज़ का लिटरेचर रिव्यू करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक लाइब्रेरी कोई किताब खुदाबख्श में रखी है, कोई फला जगह रखी है, तो उस किताब को यानी जो मेरे उस्ताद जिसने मुझे पीजी पढ़ाया उन्होंने मुझसे कहा कि लिटरेचर रिव्यू के लिए मुझको फला जगह जाना पड़ा, और वहाँ 3 दिन लाइब्रेरियन की तबीयत ख़राब थी तो उसकी परमिशन में मुझे गए। तो 3 दिन तो मैं टहलता रहा दिल्ली में कि भाई वो लाइब्रेरियन आए तो मैं उससे परमिशन लूँ कि भाई मैं लाइब्रेरी में फला किताब रिफर करने के लिए आया हूँ। सो कंस्ट्रेन ऑफ टाइम। तो उस ज़माने में अगर कोई यानी एक पब्लिकेशन करता होगा तो वो उसके लिए वाकई एक बहुत बड़ी बात है। और उस पब्लिकेशन के बाद हकीम अजमल खान की सोच देखिए। नहीं 1902 में रिसाले मजल्ला तिब्बिया के नाम से उन्होंने जो है वो एक निकाला पर्चा, मैं समझता हूँ कि विच इज़ नेक्स्ट टू लैंसेट रिसर्च जर्नल, जिसमें उस वक्त के मदरसा तिब्बिया की खबरें और मोस्ट ऑफ द आर्टिकल वेर पब्लिश बाय हकीम अजमल खान। तो उनका जो स्पेक्ट्रम है सोच का, वो कहाँ सोच रहे थे? ही वॉज सो रिफॉर्मर। उनका सोच का जाविया कहाँ था? यानी 1864 या 68 के बीच में उनकी पैदाइश हुई। 1892 में पहला तिब्बिया मदरसा कायम हुआ। उस वक्त का दौर क्या था कि अतिब्बा जो है अपने दवाखाने में जो है वो तालीम एजुकेशन दे दिया करते थे। लेकिन कंसेप्ट ये रहा कि भाई अगर ये खाली ऐसे दवाखानों में मिलता रहे तो उनके पास जो कुछ है बस वही मिला। अब उस ज़माने में भी ये स्पेशलिटी का होगा कि भाई ये दिमाग का डॉक्टर है, ये हड्डी के जोड़ों का डॉक्टर है, तो भाई वो जोड़ से जोड़ मिला तो वो वही बना। तो इसको जनरलाइज कैसे किया जाए? और एजुकेशन इज अ प्रोडक्ट विच इज बीइंग टू बी इम्पार्ट। तो जो इम्पार्शन का फिनोमिना है, ये जो कंसेप्ट इवॉल्व हुआ समवेयर इन 1892, वेयर उनके जो बड़े भाई थे अब्दुल मजीद खान साहब, उन्होंने मदरसा तिब्बिया की बुनियाद रखी। एंड कॉलेज का जो कंसेप्ट है आया कि यूनानी मेडिसिन कोई कंसेप्ट है और इसको एजुकेशन की शक्ल में इम्पार्ट होना चाहिए। तो वो 1892 से उसका जो है काम चला। 1902 में जब ये अपॉइंट हुए वहाँ पर नवाब ऑफ रामपुर के यहाँ एज ए मतलब मेडिकल ऑफिसर, कोर्ट फिजिशियन के तौर पर, उनके दरबारी तबीब के तौर पर। अब मुझे ये बतलाइए कि एक डॉक्टर का काम क्या होता है? तो भाई वो उनके नवाब साहब का कोई भी बीमारी हो उसका इलाज करे। अब नवाब साहब ने, वो भी इंटेलेक्ट थे अपने ज़माने के, तो उन्होंने कोर्ट फिजिशियन के तौर पर अपॉइंट करने के बाद न सिर्फ इनसे अपना इलाज कराया बल्कि स्टेट के मैटर्स इनको लाते थे इनके सामने। सो ही वॉज सो काइंड, ही वॉज सो जीनियस कि ही यूज्ड टू एक्ट ऑन दैट एरिया ऑल्सो। सो मैं बोलता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी है जिसको हम कहते हैं एडवाइजरी बोर्ड, तो जो ब्यूरोक्रेट का काम था वो उन्होंने नवाब ऑफ रामपुर के लिए किया। अपार्ट एंड फॉर दैट रीजन नवाब ऑफ रामपुर यूज्ड टू हैव हिम इन हिज ईच प्लानिंग कमीशन। तो सोशल एक्टिविस्ट, रिफॉर्म, रिसर्च साइंटिस्ट, लिटरेरी साइंटिस्ट, उनकी जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जो खाली हो। जब रामपुर से वापस दिल्ली आए 1905 से 1907 के बीच में, दिल्ली में उन्होंने दो जो अहम सबसे इम्पोर्टेंट काम किया, इंटरप्रेनरशिप का, जिसको मैं बोलूँगा कि भाई दवा जो है वो मुफ्रदात आ रही है लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। आज रिसर्च इंस्टीट्यूट यही सारी चीज़ें देख रहा है। एफिकेसी किस बुनियाद पर होगी कि भाई उसका कल्टीवेशन कहाँ हुआ। तो इसके लिए उन्होंने बाकायदा मुंशी नवल किशोर और उस ज़माने के जो रोसा थे, जो सो वेल ऑफ लोग थे, उनसे कंट्रीब्यूशन लिया और एक शेयर स्टेक होल्डर की कंपनी कायम की, मैन्युफैक्चरिंग किया कंपनी, ताकि दवाओं की क्वालिटी, एनालिसिस, प्रोडक्शन, उसकी एफिकेसी, उसकी प्रोडक्टिविटी, टारगेट ऑर्गेन पर उसका इफेक्ट, ये विजन किस ज़माने में वेयर देयर वर नो माइक्रोस्कोप,
where there were no any devices, no any scientific gadget. So he was so, जो उन्होंने कायम की, जब मदरसा तिब्बिया को बात आई कि भाई इसके फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो इस फार्मास्यूटिकल कंपनी को उन्होंने जो शेयर होल्डर थे उनको बुलाया और ये कहा कि देखो ये जो कंपनी है ये आप लोग सबमिट कर दो इस मदरसा तिब्बिया के खर्चे के लिए, ठीक है। तो उसको ना सिर्फ उन्होंने राज़ी किया बल्कि अगर कोई कीमत लेकर जाना चाहता था तो उसको कीमत दे दिया और कोई ऐसे ही सबमिट करना चाहता तो उसको सबमिट किया और वहाँ से बुनियाद पड़ी हिंदुस्तानी दवाखाना। 1921 में जो है फिर वो वही मदरसा तिब्बिया जो है उसकी बिल्डिंग की बुनियाद रखी लॉर्ड हार्डिंग ने, और 1921 में जो है या गालिबन 21 में गांधी जी ने उसका इफ्तिताह किया जो आज करोल बाग तिब्बिया जो है गांधी। So this is the history of that. He is the founder. अच्छा, this is the यूनानी वर्क। रिसर्च जर्नल निकालना, कॉलेज कायम करना, फार्मास्यूटिकल कंपनी कायम करना। आज हम में से BMS करके कौन है जो मतलब 4 पेपर लिखने के लिए मोहताजी है सो एडवांस एरा में। सो द अमाउंट ऑफ कमिटमेंट, द अमाउंट ऑफ मतलब बोलते हैं ना एक बैटल जिसको बोलते हैं कि आई विल डू इट, सो ये उनका विजन। दैन मैडम समवेयर इन 1907-1910 के बीच में ही वॉज सो काइंड, उन्होंने ये सोचा कि मैटरनल हेल्थ, नियोनेटल हेल्थ, इसके लिए उन्होंने एक मैटरनिटी होम बनाया दिल्ली मोहल्ला चूड़ीवाला में। तो ये उनके लाइफ का वो फीचर है कि वो हर एक एज ग्रुप को देख रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। तो कितने एरियाज निकल रहे हैं स्पेशलिटी की, आप सोचिए। ये ऐसे ही नहीं कि भाई हमने ऐसे ही उनका नाम पर जो है एक दिन मनाना शुरू कर दिया। उनका जो सिस्टम को जो वो है दिया, कुछ जो कुछ है उन्होंने, उसकी खिदमत हम उनके इस एक दिन को मना कर भी हम उनका रिवॉर्ड जो है अदा नहीं कर सकते। सो ही वॉज सो जेनरस। अच्छा, फिर इसके अलावा ये तो यूनानी के लिए उनका काम हुआ, इसके अलावा आप देखेंगे एज ए फ्रीडम फाइटर, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, ही वॉज चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उनके अंडर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, डॉक्टर मुख्तार अंसारी ने उनके अंडर में काम किया। ही वॉज फाउंडर ऑफ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। मुझसे किसी ने कहा कि हकीम की डेफिनेशन क्या है। मैं एक जगह बैठा हुआ था हमारे यहाँ अफजल हकीम पूना में, एक एग्जामिनर आए हुए थे, उनको मैं मिलाने लेके गया था। डॉक्टर सुफियान साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं पूना के। तो महफूज भाई हमारे भोपाल के, बड़ा अच्छा बोले यार हकीम की डेफिनेशन क्या है। तो बोले हकीम कॉलेज और मदरसे नहीं बनाता, हकीम यूनिवर्सिटी बनाता है। हकीम यूनिवर्सिटी बनाता है। 3 हकीमों के नाम लिए उन्होंने। सबसे पहला सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में उन्होंने एक हवाला दिया कि सर सैयद अहमद ख़ान भी हिकमत करते थे, वो हकीम थे पेशे से। वकालत उन्होंने बाद में की, उनका ख़ानदानी जो वो सिलसिला वो है। तो बोले सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हकीम अजमल ख़ान साहब ने बनाया जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। हकीम अब्दुल हमीद खान साहब ने बनाया जो है जामिया हमदर्द। तो हकीम का आप डेप्थ देखिए, उसका विजन देखिए, उसका विजडम देखिए कि हकीम कॉलेज और मदरसे नहीं बनाता, हकीम यूनिवर्सिटी बनाता है। सो कॉम्प्रिहेंसिव दिस सेंटेंस इटसेल्फ इज। सो कहने का मतलब ये है कि यूनानी जो पैथी है वो अपने आप में सो इन डेप्थ, उसका इतना मैग्नीट्यूड या उसका थ्रेशोल्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि अभी मैं मैडम से कह रहा था कि इस पैथी ने अपने आप को जिंदा रखा है। हमने इसके कंट्रीब्यूशन के लिए देखा जावे तो कुछ नहीं, ये जो कुछ कर रहे हैं हम अपना पेट भरने के लिए, ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए कर रहे हैं। ज़िमन में यूनानी का कुछ काम हो रहा होगा तो हो रहा होगा, वो हमें पता है। अल्लाह हम सबकी इस गलती को माफ़ करे, समझे। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हमको एक फ़न दिया है और ये फ़न जो है वो नबियों का और औलिया अल्लाह का जो है वर्षा है। और अल्लाह ताला जब किसी से कोई काम लेना चाहता है तो उसको खुदादा सलाहियतें देता है। तो जिसको हम कहेंगे कि एक रिनाइंसेंस, निशातुस्सानिया जिसको कहेंगे, रिनिसेंस। तो तिब की तजदीद का जो काम हकीम अजमल ख़ान ने इस सदी में किया है, पिछली और इस सदी के बीच में का जो वक्फा है उनका पीरियड,
उसमें जो उन्होंने काम किया है एज ए रिफॉर्मर, एज ए फिलोसोफर, एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए रिवॉल्यूशनलिस्ट, एज ए फाउंडर ऑफ अ जर्नल, एज ए फाउंडर ऑफ अ यूनिवर्सिटी, एंड उसके उनकी पर्सनालिटी के जितने स्पेक्ट्रम हम देखते जाएंगे वो कम हो गए, मैं समझता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डेज मनाने के पीछे ये होता है कि उनकी इन औसाफ को, उनकी इन खूबियों को, उनके पर्सनालिटी के इस स्पेक्ट्रम को हम देखें, और अगर कोई एक भी जाविया हमको मिलता है और हम उसको लेकर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके अगर उसको प्रैक्टिस करें, तो मैं समझता हूँ कि हम सफरिंग ह्यूमैनिटी को कुछ दे सकते हैं। पेशेंट की जो दुआएं हैं ना, वाकई मैंने इसका अपनी ज़िंदगी में मुशाहिदा किया है। ये पेशेंट को जब तसल्ली होती है, जब उसको दर्द से निवारण उसका जो होता है, वो जो दुआ उसके दिल से निकलती है, वो दुआ उसके दिल से जो निकलती है, वो वाकई वो अर्श को जो है डायरेक्ट जाकर लगती है, और अल्लाह ताला उस पर जो हमको ब्लेसिंग्स देता है, वो उसका दुनिया में कोई बदल नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने हमको ऐसे पेशे से जोड़ा है। इट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि उन्होंने हमको ऐसे पेशे से जोड़ा है कि जिसमें खिदमत भी है, जिसमें लोगों की सर्विस भी है, और सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड। अल्लाह ताला खुद हम लोगों को सर्विस पहुंचाएंगे, अल्लाह ताला उसको कि तुमने मुझे सर्व किया ऐसे कंसिडर करेगा। तो ये एक आज के डेज पर जो आज काउंटडाउन है, यूनानी डे, तो हम सेलिब्रेट करेंगे 12 फरवरी को इंशाल्लाह। तो ये आज का जो मैसेज है कि हम इस मैसेज के ज़रिए अपनी लाइफ का देखें कि हम कहाँ से कहाँ क्लोज हो सकते हैं, और हम अपने सिस्टम को क्या दे सकते हैं। सिस्टम को देने के साथ साथ जब हम सिस्टम को देंगे तो डेफिनेटली ये सिस्टम जो है हमारे नेशन का एक पार्ट है। तो हम अपने नेशन को, हमारे भारत की विकास और समृद्धि और उसके डेवलपमेंट में हम अपना रोल कितना अदा कर रहे हैं, ये मेरा अपना एक सोच का एंगल होना चाहिए, मेरा अपना एक सोच का जाविया होना चाहिए कि मैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरे भारत का नाम जो है वो इस दुनिया में, इस कायनात में कैसे मैं ऊंचा कर सकता हूँ, ये हकीम अजमल खान की लाइफ का असासा है। आज वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं अपने झंडे गाड़े, उनके तो मार के अगर देखा जाए तो जब कई जगह फॉरेन उनके विजिट्स हुए, तो वो उनके सारे डायग्नोस और वो सारी जो वाकयात हैं, वो यकीन करो, देखो आज हम लोग डायग्नोस में इतने कमज़ोर हो गए कि हमको यकीन भी नहीं आता है कि वेदर इट हैपेंस और नॉट। अरे ये ऐसी क्या हकीम साहब लोग जो बोल रहे हैं क्या? नहीं, वी आर सो पुअर इन आवर बिलीव दैट आवर बेटी हैज दैट पोटेंशियल। सो बिकॉज क्या है कि हम उसकी प्रीच एंड प्रैक्टिस से उतने दूर हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको जो है हम अपनी ज़िंदगी का एक रोल बनाएं, कि ये भी एक जाविया है सोचने का कि हम अपनी ज़िंदगी में इसको कहाँ इनकॉर्पोरेट करें और कैसे जो है इसको प्रैक्टिस करें। तो मैं समझता हूँ कि तकरीर वगैरह देखिए मुझे आती नहीं है, लेक्चर देने की आदत है बस, और ऑलमोस्ट मेरा जो एड्रेस होता है वो इंटीग्रेटिव होता है कि भाई मैं बोलता भी रहूँ। लोग अक्सर क्लास में लेक्चर लेते थे, हाँ बच्चों समझ में आया, ये इस तरीके का चौक और बोर्ड की हैबिट है। तो और साइंटिफिक दिमाग है, सोचने का जाविया यही है कि भाई किस तरीके से इस पर रिसर्च किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, कैसे प्रैक्टिस किया जाए। बच्ची इंडिया में मेरे ही पास पढ़ी हुई है, मैंने पढ़ाया आपको, आप सीनियर, अच्छा आप सीनियर पास आउट हो चुकी थी। तो मैं बस यही सारी चीज़ों के ज़रिए जो है अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और मैडम वाकई आपकी लीडरशिप, आपकी मैं इस पर थोड़ा सा रोशनी डालूँगा कि सिस्टम आपका जे में था। एक घर शिफ्ट करने में आदमी की ज़िंदगी निकल जाती है, पलंग और कपाट और बिस्तरा उठाने में आदमी समझ में आता है कि भाई कैसे शिफ्ट होता है आदमी का एक छोटा सा घर, एक आशियाना। और मैडम ने इतना बड़ा सिस्टम आपको जो है उठाकर यहाँ पर शिफ्ट किया और सक्सेसफुली किया, और सक्सेसफुली यहाँ पर रन कर रही है। कि मैडम के लिए आपको दिल से तालियां चाहिए। ये बहुत बड़ा मैडम का काम है, आप यकीन करें ये आसान नहीं है। मैं सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बहुत सारे जगहों पर काम करता हूँ। सिस्टम को रन करना इज़ नॉट ईजी। हमें एक जाविया दिखता है, इनको यहाँ पर 40 लोग दिखते हैं कि अगर ये छुट्टी पे गया तो इसका क्या होगा, वो छुट्टी पे गया तो उसका क्या होगा, फिर वो मैं कैसे मैनेज करूँगी। अच्छा, पूरे प्रोग्राम उनको मालूम होते हैं,
हमारे प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा कि आप छुट्टियाँ प्लीज़ मेरे पास आके दिया करें। लोग मेरे पास आए शिकायत लेकर के, सर वो तो अपने पास बुलाते हैं छुट्टियों के लिए। मैंने बिल्कुल सही बोलते हैं, मैं अभी गया था, देखो मेरी छुट्टी लेके आए। क्यों? तो वो इस वजह से कि उनको मालूम होता है कि यार अगले हफ्ते फला आदमी आने वाला है और मैं निकत को बोलूँगी कि निकत तुम ज़रा सा इनका देख लो, और निकत उस हफ्ते की छुट्टी लेकर आई। तो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट इजी। पब्लिक डोमेन में काम करना पब्लिक के साथ इज़ नॉट इजी। जो मैनेज करता है उसका दर्द उसी को मालूम है। तो कहने की बात ये है कि सिस्टम रन करना आसान नहीं है। टीम वर्क में आप लोग काम कर रहे हैं। मैडम, यू आर सो blessed that you have such a obedient and such a friendly accompanying person to all. तो मैं ये समझूंगा कि बहुत बड़ा आपके लिए एसेट है। और आप मतलब देखिए कि हर एक के अंदर कैसी क्वालिटीज़ है, कैसे क्वालिटीज़ को जो है आपको यूटिलाइज करना है ताकि हमारा सिस्टम हमारा भी ग्रो करे और हम लोगों को किस तरीके से जो है मैक्सिमम जो है वो नरिश कर सकें, मैक्सिमम जो है सर्विस पहुंचा सके। विद दीज फ्यू वर्ड्स आप लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल की गहराइयों से डॉक्टर शाह आलम साहब, डॉक्टर इरफान साहब, निकत मैडम, निर्मला मैडम और सर मैं मोहम्मद आदिल साहब और बकिया साहब जितने भी हैं, मैं सबका जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मेरे को इतनी देर बर्दाश्त किया, इतनी देर सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगा। विद दीज फ्यू वर्ड्स आई विश यू ऑल टू हैव अ वेरी prosperous life. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। थैंक यू। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक और मैं आपके इसमें ऐड करूँ कि मैम दो जगह का दर्द पाल रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, कोलोकेशन को भी मैडम एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेज कर रहे हैं और अभी गोवा इंस्टीट्यूट भी इन फ्यूचर पॉसिबली मैम की ही एडमिनिस्ट्रेशन में। तो एक दर्द नहीं है, कई दर्द हैं और कई चीज़ों को मैनेज करना है। हमारे पास कुरान में एक आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला भी उतना बोझा किसी पे नहीं डालता कि अगर उसका कैपेसिटी नहीं हो। So you have that capacity. That's why Almighty Lord has put you so much. And see, this is the amount of your credibility which has impact to the authorities that they are putting you so much. Now you are eligible and you can. Therefore you have to. तो ये तो रही आपने जो हकीम अजमल खान साहब की शख्सियत पर रोशनी डाली। मुझे यकीन है कि इससे पहले आज तक ऑडियंस ने उनके बारे में इतनी मालूमात नहीं सुनी होगी। आपने सारे एस्पेक्ट को कवर किया और वाकई में सोचिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। नरगिस यहाँ यूनानी है, हज़ारों साल रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई ऐसा शख्स पैदा, ऐसी शख्सियत, मतलब जितने एस्पेक्ट्स हमें बताए कि कोई शायर है, वो शायर भी थे, उनका तकल्लुफ़ शैदा था। उनके अशार आप देखिए, फ्रीडम, आज़ादी से लेके हिब से लेके तमाम चीज़ों की हिकमतें उन अशार में नज़र आती है। जहाँ शायर एक इतना हिस्सास पर्सनालिटी है जो हर चीज़ को सोचता है, गौर करता है, वहीं वो एक फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के लिए बड़े जोश खरोश में जंग लड़ रहे थे, वहीं वो हकीम थे, रिसर्चर्स थे। तो बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग दुनिया में पैदा होते हैं और हमारी ये खुशनसीबी है कि उन्होंने सिस्टम के लिए काम किया। हम उनको बड़ी दिल से दुआएं देते हैं, ऊपर वाला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, जिनकी बनिस्बत हम सब खा रहे हैं और एक डेजिग्नेशन को मेंटेन किए हुए। अगर वो ना होते तो हम नहीं होते। तो ये उनके लिए खराज अक़ीदत का प्रोग्राम है। सर, हमने पहली मतलब ऐसा एक थोड़ा सा 10-10 मिनट के कुछ एक्सटेम्पर करके मैम कर सकता है कि स्पॉन्टेनियसली हमारे फिजिशियन हकीम अजमल खान साहब पर बात करें उनकी शख्सियत पर। तो नहीं, तो वही जैसे मैंने कहा कि एक फ्रीडम फाइटर थे, एक शायर थे, एक हकीम थे। हकीम जब एक लफ्ज़ आता है तो ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो मैं स्पॉन्टेनियसली